हेलो डिजिटल बच्चे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो मशहूर साइंटिस्ट न्यूटन का नेम तो आपने सुना ही होगा। ओके, और उसकी स्टोरी भी कई बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठा था, राइट। तो तभी एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, तो उसने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर भी तो जा सकता था, राइट, क्योंकि ऊपर भी स्पेस खाली थी। तो उसने सोचा कि नीचे ही क्यों गिरा, और एप्पल नीचे गिरा तो ठीक है, एप्पल ही गिरा, लेकिन मून भी तो है ऊपर, वो भी नीचे गिर सकता है ना। तो उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे बाद में बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उसने देखा कि कोई फोर्स है जो एप्पल को और मून को सबको अपनी तरफ खींचता है, अर्थ खींचता है, राइट। तो अर्थ के पास ऐसा कोई फोर्स है। ओके, तो उसके ऐसे उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि हम लोग देखते हैं ना, एक स्टोन लेते हैं स्मॉल, उसको थ्रेड में बांध देते हैं और ऐसे घुमाते हैं। ओके, तो घुमाते तो क्या होता है, थ्रेड चला जाता है बाहर, नहीं जाता। क्यों? ऑर्बिट में घूमता रहता है। ओके, तो इसको क्या पकड़ के रखता है, थ्रेड पकड़ के रखती है, राइट, ये वाली थ्रेड। तो थ्रेड पकड़ के रखती है स्टोन को। तो ये थ्रेड है, वो कौन सा फोर्स अप्लाई करती है स्टोन पे, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सो वो सेंटर की तरफ खींच के रखती है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, वही यहाँ पे भी काम करता है अर्थ एंड मून के बीच में। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसमें क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन, राइट। तो जो एप्पल फोर्स लगाता है अर्थ पे, और इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड वाला होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो इसके हिसाब से तो एप्पल के ऊपर अर्थ का फोर्स लगता है और अर्थ के ऊपर एप्पल का फोर्स भी लगता है ना, राइट। लेकिन हमें दिखता क्यों नहीं है कि एप्पल नीचे आता है, तो अर्थ भी तो एप्पल की जैसे एप्पल की साइड अप साइड जा सकता है ना, जाना चाहिए, राइट, लेकिन दिखता क्यों नहीं है। वैसे भी मून धीरे धीरे अर्थ की ओर आना चाहिए, एप्पल गिरा ऐसे मून भी गिरना चाहिए ना, तो गिरता क्यों नहीं है। और जो फोर्स एप्पल ने अर्थ पे लगाया वो किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स कितना होना चाहिए, मास एंड एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाइड है, राइट। तो जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम है उसका फोर्स कम होगा, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, देखिए अर्थ का मास कितना है, बहुत है, राइट, अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू एप्पल। एप्पल तो निग्लिजिबल है, छोटा सा ही है, राइट। तो फोर्स जो अर्थ लगा रही है एप्पल पे वो तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, राइट। एप्पल का मास कितना है, बहुत कम है, और इसके हिसाब से F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से करेंगे तो वो जो एप्पल अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो तो बहुत कम होगा, राइट। तो ऐसे हम लोग बात करेंगे तो अर्थ के हिसाब से एप्पल का फोर्स बहुत 0.000 समथिंग होगा, राइट। तो वो तो हम लोग देख भी नहीं सकते और कैलकुलेट भी कैसे करेंगे, राइट, तो निग्लिजिबल ही होगा। तो इसलिए हमें अर्थ और एप्पल के केस में एप्पल नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। वैसे तो अर्थ भी एप्पल की साइड मूव कर रहा है, लेकिन बहुत निग्लिजिबल, एज नेकेड आई वी कैन नॉट कंपेयर इट। ओके, तो मून एंड अर्थ के केस में भी वैसा ही है, राइट। तो अर्थ का मास बहुत है और मून का थोड़ा है, राइट, एज कंपेयर टू अर्थ। तो अर्थ का फोर्स ऑन मून ज्यादा है और मून का फोर्स ऑन अर्थ इज लेस एज कंपेयर टू अर्थ। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि अर्थ मून को पकड़ के रखती है, राइट, जाने नहीं देती। समझ में आया? ओके, तो ये ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उसने एक लॉ बनाया, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 एंड दूसरी का मास है m2, ओके, और उसके बीच में डिस्टेंस है d, राइट। तो अभी m1 ऑब्जेक्ट m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 ऑब्जेक्ट m1 को अट्रैक्ट करेगा, ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो gravitational force is directly proportional to the product of their masses, so m1 into m2, and inversely proportional to the distance between them, so square of distance between them, right. So we can see that F is proportional to m1 into m2 and force inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so here if we join this both equation, then we will get F is proportional to m1 into m2 divided by d square. Okay, now if we remove the proportionality, then we have to put the proportionality constant, right? So let's see. So at last we got F is equal to g m1 m2 divided by d square. यहाँ पे g क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ओके। फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, g यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास एंड d है डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओके। तो अभी ऐसे हमने पता तो कर लिया कि फोर्स इतना लगता है, ये फॉर्मूला हो गई यूनिवर्सल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट from full universe, okay, either it will be between sun and planet, any one planet, or earth and moon and earth and any object on the earth, कोई भी ले लो, ओके। तो ये है फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स। इस इक्वेशन में अगर आप g को एक साइड रखेंगे तो पता चलेगा कि g यहाँ पे ही रहेगा, डी स्क्वायर टेक दिस लेफ्ट साइड, तो ऐसा फॉर्मूला मिलेगा g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, ओके। सो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, d डिस्टेंस का मीटर, तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मीटर स्क्वायर, एंड m1 एंड m2 बोथ आर इन kg, तो g का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। और जी की वैल्यू फाइंड की है हेनरी कैवेंडिश ने, ओके। किसने फाइंड की है, हेनरी कैवेंडिश ने, और जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ओके। ये आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सम्स में नहीं दी रहती, तो ये कांस्टेंट ही है, कहीं भी जाओगे तो g की वैल्यू यही रहेगी, 6.673 इंटू 10⁻11 ही रहेगी, क्लियर। तो ये याद रखना है 6.673 इंटू 10⁻11। अभी आप लोग सोचो कि हमारे पास g की वैल्यू है, तो फोर्स अर्थ कंसीडर करो कि ये m1 वाला अर्थ है और ये m2 वाला एप्पल है, राइट। तो उसके हिसाब से देखो कि एप्पल का फोर्स इसके ऊपर कितना, अर्थ के ऊपर कितना लगता है, और इस एप्पल और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स कितना लगेगा g, ये रहा g हमारे पास, m1 अर्थ का मास, m2 एप्पल का मास डिवाइड बाय d स्क्वायर, उसके बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करना है, तो आप अप्रोक्सीमेट समझ जाएंगे कि कितना फोर्स लग रहा है उस दोनों के बीच में। सेम अगर आप सोच रहे हैं कि मून और अर्थ के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो वो भी आप पता चल जाएगा, आप मेजर कर सकते हो, ओके। और तुम और तुम्हारे बाजू में कोई खड़ा है, राइट, तो उसके तुम दोनों के बीच में कितना यूनिवर्सल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो भी मालूम कर सकते हो। दोनों का मास पता होना चाहिए, डिस्टेंस कितना है वो भी पता होना चाहिए, तो आप मेजर कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं एक एग्जाम्पल की,
कि ग्रेविटेशनल फोर्स मून एंड अर्थ के बीच में कितना लगता है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ मून इज गिवन 7.4 × 10⁻22 kg, and distance between moon and earth is given 3.84 × 10⁵ kilometer. Okay, this one given in a kilometer, right? And gravitational constant is given 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये रही, राइट। प्लेस द वैल्यू, ऑल वैल्यू वी हैव टू प्लेस ऑन इट। सिंपली मैंने प्लेस किया है वैल्यू, g की वैल्यू, me की वैल्यू, mm की वैल्यू एंड d की वैल्यू। यहाँ पे d की वैल्यू में यहाँ पे मैंने लिखा है 8, यहाँ पे है 5, वाई, ये देखो क्या है, किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइड विथ 10⁻3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ओके, ऐसे बेसिक फंडा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी 2.02 × 10⁻22 न्यूटन। ओके, तो अर्थ एंड मून के बीच में कितना फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स 2.02 × 10⁻22 न्यूटन, इतना फोर्स लगता है अर्थ एंड मून के बीच में। एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उसके और अर्थ के बीच में कितना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ अर्थ इज गिवन 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 1 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज गिवन 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, अर्थ की जितनी रेडियस है उतना, ये देखो अर्थ है तो ये रेडियस है उतना ही होगा, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे होगा, राइट, अर्थ की सरफेस पे, तो ये रेडियस है जितनी उतना ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें वैल्यू प्लेस करते हैं और फाइंड करते हैं आंसर, राइट। तो फॉर्मूला है, ऐसे आप वैल्यू रख दो, g की वैल्यू, me की वैल्यू, mo की एंड यहाँ पे d की वैल्यू, और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 9.7 न्यूटन। ओके, तो अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाती है, 9.7 न्यूटन। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, जो फोर्स है वो हमें अर्थ के साथ जोड़े रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, वो सेकेंड वन है। तो मून का मोशन इसी फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन है। ओके, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन अराउंड प्लैनेट्स रोटेट होते हैं, वही वो भी इसी फोर्स के कारण होते हैं, राइट। एंड लास्ट वन, द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, ओके, दैट ऑल्सो इज डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सल फोर्स, gravitational force of moon and sun.